लेट्स गो लाइव टू उत्तराखंड सदन। इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि आपने हिस्ट्री क्रिएट की थी उत्तराखंड के इतिहास में। अदरवाइज सीसॉ पैटर्न उत्तराखंड में रहता था, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने एक विश्वास के साथ आपको दोबारा से चुना, दोबारा से सरकार आई। तो जो वादे आपने उस वक्त किए थे उत्तराखंड की जनता से, और ख़ासतौर पर मैंने उस दौरान देखा भी था कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के खाते में बहुत अलग तरीके से गया था। तो अभी तक का इस सेकंड सरकार का जो आपका कार्यकाल है अभी तक का, इसमें पिछले जो वादे आपने किए थे उनमें कितना पूरे कर पाए? देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके विजन पर, उनके कार्यक्रमों पर अपनी मोहर लगाई। और उत्तराखंड के अंदर जो एक मिथक था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लगातार ये पिछले 4 चुनाव में होता रहा है। 5वें चुनाव में इस मिथक को तोड़ दिया, एक जो परिपाटी थी उस परिपाटी को बदल दिया और एक नया इतिहास बना दिया। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो मैंडेट दिया, जन समर्थन दिया, हम उनकी आशाओं के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। और जो भी संकल्प हमने लिए हैं उन संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपने कई बार कहा है, पहले भी मेरी आपसे इस बात को लेकर बातचीत हुई है। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उस दिशा में जो प्रयास आप अब तक आपने किए हैं वो हमने देखे हैं, अब कब तक ये लागू हो जाएगा, इस बात का भी इंतजार हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के लिए अत्यधिक आवश्यक था, अत्यधिक आवश्यक है और अत्यधिक आवश्यक रहेगा। उसको लेकर हमने इस आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना संकल्प रखा और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना बहुमत दिया। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने सरकार बनते ही कमेटी का गठन किया और वो कमेटी काम कर रही है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और ड्राफ्ट तैयार होते ही हम उसको लागू करेंगे। हमारी जो कमेटी है वो सभी से मिल रही है, जनसंवाद कर रही है, सबके सुझाव ले रही है। लोगों की राय ले रहे हैं, लोगों से बात आप कर रहे हैं? सभी लोगों से राय ली है, जन संग्रह भी किया है, उसमें हम लोगों ने जनसंवाद भी किया है, लोगों से राय ली है, जो स्टेक होल्डर हैं उन सभी से भी बात की है। अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, ये आपको लगता है कि सिर्फ उत्तराखंड के लिए ज़रूरी है या फिर इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए? इस पर आपका क्या मत है कि मतलब सब देशों पर, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी भी सरकार को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर इस पर साथ आना चाहिए? 12 फरवरी 2022 को जिस दिन मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, उस दिन मैंने सभी से अपेक्षा भी करी थी कि हम इसको लागू कर रहे हैं और सभी प्रदेश इसको अपने यहाँ लागू करें, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर राज्य सरकारों को इसके लागू करने के विषय में कहा गया है। संविधान की जो धारा 44 है उसमें भी इसका उल्लेख है। इसलिए सभी राज्य इसको लागू करने की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी गुजरात की सरकार ने भी इसमें कमेटी बैठाने का निर्णय लिया है। लेकिन शुरुआत आपने की है। हाँ, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि से काम शुरू हुआ है। तो जब देवभूमि से काम शुरू हुआ है तो ये बिना देवताओं के, बिना भगवान की इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। भगवान की इच्छा है, यहाँ केदार का आशीर्वाद है, बाबा केदार हैं, बाबा बद्री विशाल हैं, हर स्थान पर देव हैं, देवता हैं। उन सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड में पहले तो सरकार बनी है जी। सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनी है। उत्तराखंड में जो काम शुरू हुआ है वो पूरे देश में आगे बढ़ेगा और उसमें गुजरात की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटका की सरकार
सारी सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आप युवा चेहरा हैं उत्तराखंड का और एक बड़ी अलग शैली है आपकी। मैं पिछले दिनों देख भी रहा था क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर आपको फॉलो भी करता हूं, तो मैंने बहुत सारी तस्वीरें आपकी देखी कि आप लोगों के बीच अपनी जन संवाद शैली जो है उसको लेकर बड़े लोकप्रिय हैं। आप मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं चाय पी लेते हैं, वहीं गुमटी में बैठकर लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। तो लगता है कि इससे जनता कनेक्ट होती है और जो अंदर की बात है, जो दिल की बात है एक उत्तराखंड के वोटर की, उत्तराखंड के आम आदमी की, वो आप तक आसानी से पहुंचती है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चूंकि सामान्य रूप से जब हम लोग इन दायित्वों पर होते हैं तो हम जो हमारी जो आम जनता है, सामान्य जनता है, जिनके हम प्रतिनिधि हैं या जिस क्लास से हम आते हैं उसी क्लास से आते हैं, तो सामान्य रूप से हम उनसे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ऐसे चूंकि उनके बीच में जाकर उनसे बात करके संवाद स्थापित करके बहुत सारे फीडबैक भी मिलते हैं, और फीडबैक के साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच से ही होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं, वो हमेशा जो जनता उनको चुनकर भेजती है, जो जनता उनको दायित्वों पर बैठालती है, उनके बीच में हमेशा जुड़ाव होना चाहिए और उनका जैसा होना चाहिए। मतलब क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता दरबार में शायद वो बात अंदर से शायद नहीं निकलकर सामने आ पाती जो एक अनऑफिशियल मुलाकात में हो पाती है। इसीलिए मैंने सवाल आपको पूछा। आपको इस मुलाकात के बाद अगर कोई समस्या बताता है, आपको समाधान बताता, तो उस तरह से फिर उसको किस तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? नहीं, उनको हम अपनी कार्यशाली में जो जनता के बीच से ऐसे सुझाव आते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं या जिन पर काम करना होता है, तो सामान्य मुलाकातों में इस प्रकार की बातें आती हैं, तो उसको हम अपनी कार्य व्यवहार में लाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं और उसके सॉल्यूशन करते हैं या उन पर प्रस्तावों पर आगे बढ़ाते हैं या उनको आगे कार्यक्रम बनाते हैं उसके। अच्छा, उत्तराखंड में पर्यटन एक बहुत मुख्य उद्योग की तरह और होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक उतना नहीं हो पाया। अगर हम दूसरे जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमाचल है उसके मुकाबले हम कंपेयर करें उसको, तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि आजकल होम स्टेज वगैरह का चलन बहुत बढ़ गया है, उत्तराखंड में हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड में भी होम स्टेज का चलन है, सरकार कर रही है। और क्या आपके प्रयास रहे ताकि जो उत्तराखंड का जो आम आदमी है, जिसके घरों को बाहर वाले आकर लेकर होम स्टे में पैसा कमाते हैं, वो खुद अपनी कमाई कर सके अपने घरों से, अपने होम स्टे से? इसको लेकर कुछ बढ़ावा देने की नीति है आपकी? होम स्टे को लगातार हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और होम स्टे हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में बने। 4000 से भी ज़्यादा होम स्टे अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं। वो और बने और लोग उनको उनमें आए, और होम स्टे हमारे लिए एक बहुत बड़ा आर्थिकी का और आजीविका का दोनों का एक बड़ा आधार है। और जो लोग उत्तराखंड आएंगे होम स्टे में, अगर वो रहेंगे, होम स्टे का उपयोग करेंगे, तो उनका उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ने का, उत्तराखंड के व्यंजनों से जुड़ने का, उत्तराखंड के जो यहाँ के पारंपरिक जो हमारे परिधान हैं, उन सब कुछ समझने का भी अवसर मिलेगा। तो उसको हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं पर्यटन हमारा बढ़े, उसके लिए अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हैं, ऑल वेदर रोडें हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर बन रही है। दिल्ली से देहरादून की कनेक्टिविटी, हरिद्वार की, हल्द्वानी की, रामनगर की, इन सबको बढ़ावा दे रहे हैं, सबको बढ़ा रहे हैं। अन्य 4 लेन रोडें बनी हैं, एलिवेटेड रोडें बन रही हैं, बाईपास बन रहे हैं, और कुमाऊं, गढ़वाल सारे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए उनमें कनेक्टिविटी को और अच्छा सुधारा जा रहा है। हवाई जो यात्रा है वो भी अच्छी हो, उसके लिए हमने पिछले सरकार में एविएशन टर्बो फ्यूल उस पर बेड जो हमारा 20% लगता था उसको 18% रिबेट किया है। उड़ान सेवा प्रारंभ की है। अभी जो हमारे वेलनेस के सेंटर हैं, आयुष के सेंटर हैं, उन सबको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको सबको कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपने आर्थिकी की बात की, तो मैं उसी पर आना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष कहता है कि आर्थिक रूप से उत्तराखंड नीचे जा रहा है, उत्तराखंड पर कर्जे का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कैसे आप विपक्षियों को जवाब देंगे इस पर? विपक्ष का काम है, चूंकि उनको भी कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन सामान्य रूप से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले सालों में हमारा जो ग्रोथ रेट है, जीएसडीपी है, वो दुगने हो, तिगनी हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। एक रोड मैप बना के काम कर रहे हैं और हमें इस साल सफलता भी मिली है, जहां हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है,
7.5 पर पहुंची है, जो -5 पर पहुंच गई थी। उस हिसाब से लगभग 12 पॉइंट की हम लोगों ने कोरोना के बाद तरक्की की है। बेरोजगारी की दर कम हुई है। हमारी जो जीएसटी संग्रहण है वह भी हमारा पिछले वर्ष की तुलना में 35% से भी ज़्यादा बढ़ा है। तो लगातार बढ़ रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी हिंदुस्तान के जो अच्छे राज्य हैं, अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हों। बिल्कुल, क्योंकि यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि सपना है कि 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो। आपने भी इस बात को कहा था। उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं और आपको लगता है कि किस तरह के प्रयासों की जरूरत है ताकि जो बात आपने कोट की है वो 2025 में बिल्कुल सही साबित हो? अभी हम लोगों ने पिछले दिनों चिंतन शिविर किया था, उसमें बहुत सारे सेशन किए थे। बहुत सारे विशेषज्ञों ने और जिनकी विशेषताएं रही हैं, अनुभव रहे हैं, उन्होंने अपने अपने अनुभव दिए हैं। उसका एक रोड मैप बनाया। आज ही हमने कैबिनेट करी थी। उस कैबिनेट में हमने लगभग 25 प्रस्तावों पर जो हमारे चिंतन शिविर से निकले हैं उनको आज फैसला किया है कि उनको आगे बढ़ाएंगे। और वो सभी विभागों के हैं, सभी विभागों का रोड मैप है, जिसमें हमारा 2025 तक का है, 2030 तक का है, आने वाले वर्षों के रोड मैप हैं कि आपने अभी बात की, मुझे लगता है कि कोई भी स्टेट, कोई भी देश तब आगे बढ़ेगा जब उसका युवा सशक्त होगा, युवा मजबूत होगा। तो सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में कई लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं, ठीक से किताबें तक बच्चों को नहीं मिल पाती हैं। उसके लिए आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है? आज की कैबिनेट में हमने एक बड़ा निर्णय यह भी लिया है कि 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों को हम जो है किताबें निःशुल्क देंगे। सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। स्कूलों की व्यवस्था और अच्छी हो। हमारी जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई है, वो शिक्षा नीति लागू करने वाले राज्यों में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य है। जहाँ नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, उसके सारे कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और हमने लक्ष्य लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शिक्षा जो है हमारे नौनिहालों के भविष्य का निर्माण करने वाला है। नौनिहालों के आगे उनके आविष्कार करने वाला है, भविष्य में उनको आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे राज्य में शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहले से भी रहा है। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो 4 धाम हैं उत्तराखंड के, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कोरोना काल के बाद इस साल हमने देखा कि काफ़ी भीड़ आई थी। अगले साल और उम्मीद है कि और ज़्यादा लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, आने भी चाहिए। तो क्राउड इस बार बहुत ज़्यादा था, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ अलग से प्लानिंग हो रही है ताकि जो लोग आएँ एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर वापस जाएं दर्शन के साथ साथ? देखिए, इस बार हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी 4 धाम यात्रा को चलाना और ठीक प्रकार से संपन्न कराना। बाबा केदार की कृपा से, बाबा बद्री विशाल की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदार बाबा के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो उनके कैसे शिवरूपी शब्द थे जो साक्षात रूप से इस बार यात्रा जो हमारी हुई, पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड टूट गए। 50 लाख की संख्या के आसपास पहुंच गई, उसको पार कर गई। कांवड़ यात्रा भी हमारी बड़ी बेहद हो गई। और इस बार चुनौती थी हमारे सामने, और चूंकि 2 साल के बाद यात्रा हो रही थी, आने वाले सालों में सबकी यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो। जहाँ भी और अच्छे सुधार की आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, हम उस पर अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही 4 धाम यात्रा की हम तैयारियों की बैठक शुरू करने वाले हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि सभी आने वाले श्रद्धालु, यात्री, तीर्थयात्री, पर्यटक, सैलानी, उनकी यात्रा सहज हो, सरल हो और सुरक्षित हो। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी, धर्मांतरण के खिलाफ भी एक विधेयक लेके आए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो कानून बन जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों आपको लगता है और इसमें क्या क्या मेन बातें रखी गई? धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है। बहलाकर, फुसलाकर, कहीं कहीं डराकर, धमकाकर, कुछ मनगढ़ंत बातों के द्वारा, कुछ प्रलोभन देकर कम पढ़े लिखे लोगों को लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती आ रही थी।
उत्तराखंड में भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे आंकड़े हमारे पास आए हैं। इसलिए हमने तय किया कि देवभूमि की जो संस्कृति है, जो देवभूमि का हमारा एक स्वरूप है, वो स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि इसको हम विधेयक के रूप में लाएंगे, कानून के रूप में लाएंगे और एक सख्त कानून इस पर बनाएंगे। हम इस बार विधेयक लेकर आए हैं, विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है, जल्दी ही वो कानून का रूप ले लेगा और अब कोई भी जो है जो धर्मांतरण इस प्रकार से करवाते थे वो अगर कहीं पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और 10 साल तक की कैद का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। एक टर्म है, बहुत ज्यादा ये टर्म इन दिनों चर्चाओं में है, पहले भी रही है, लव जिहाद। विपक्ष कहता है कि ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लव जिहाद जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है? और लव जिहाद के नाम पर जो हिंदू बेटी बेटियां हैं उनको बहकाया जाता है, उनको बरगलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इसलिए इन पर सख्ती से काम हो और उत्तराखंड राज्य में सख्ती से इस पर काम करने के लिए हम हर प्रकार से हमने अपने शासन को लगातार इसमें निर्देशित किया हुआ है कि कहीं भी ऐसी घटना आती है तो उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है और यूपीसीएल को भी एक बेस्ट की रेटिंग भी मिली है। ये ऐसा वक्त है जब हम देखते हैं कि देश में कई जगह बिजली की समस्या है और ऐसे में उत्तराखंड में आप 24 घंटे बिजली दे पाने में सक्षम हैं, तो कैसे ये पॉसिबल है? सब प्रदेश देख रहे हैं उत्तराखंड की तरफ कि हाँ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो मूल अवधारणा थी कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के रूप में ही आगे बढ़ेगा और हम अच्छे उपभोक्ताओं को, हमारे उद्योग क्षेत्रों सभी को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और सस्ती बिजली दे रहे हैं। एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और सिर्फ इसकी नहीं, मैं अभी पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आए, मैं उनको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मैं बात कर रहा हूं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए, जिस तरह के शब्दों का, आपको लगता है कि राजनीति में ऐसे शब्दों की जगह? ये उस पार्टी का जो कल्चर है वो उसको दर्शाता है और इन लोगों में आज होड़ लगी हुई है कि मोदी जी को कौन ज्यादा से ज्यादा गाली दे सकता है, कौन ज्यादा उनके बारे में सबसे ज्यादा अपशब्द कह सकता है। एक तरह से उनके यहाँ प्रतियोगिता चल रही है। उसी प्रकार से सेना का मनोबल कैसे तोड़ा जा सकता है, उसकी भी प्रतियोगिता चल रही है। क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने पिछले दिनों किया सेना के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है इस पर तो कड़ी आपत्ति होनी चाहिए। देखिए, भारत की सेना हमेशा से उसका इतिहास शौर्य और पराक्रम का रहा है। चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, चाहे डोकलाम हो, हर मोर्चे पर भारत की सेना ने चीन की सेना के दांत खट्टे किए हैं, उनको बुरी तरह से जो है खदेड़ने का काम किया है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के द्वारा ये बयान बहुत ही अत्यंत ही शर्मनाक है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उनके पिताजी के नाम से बना हुआ है, उसको चीन के सरकार के द्वारा, चीन के दूतावास के द्वारा जो सरकारी सहायता प्राप्त हुई है, मैं समझता हूं कि वो उसी का जो है एक तरह से ऋण चुकता कर रहे हैं कि इस प्रकार के बयान देकर भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब डोकलाम में घटना हो रही थी, दूसरी जगह घटना हो रही थी, उस समय भी वो चीनी अधिकारियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उनके लिए देश बड़ा नहीं है, उनके लिए अपने जो स्वार्थ हैं, उनके निजी हित हैं, उनके पार्टी के हित हैं, वह सबसे पहले हैं। इसलिए इस प्रकार का बयान। लेकिन चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है और उत्तराखंड भी जो बॉर्डर स्टेट है, चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड, तो आपको लगता है कि वहां पर कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने की जरूरत है और आपके स्तर पर कुछ हो रहा है? नहीं, उत्तराखंड के अंदर लगने वाली जितनी भी सीमाएं हैं वो पूरी तरह से वहां पर हमारी सेना काम कर रही है, आईटीबीपी काम कर रही है, हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं और सब मुस्तैद हैं। भारत की सेना का मनोबल ऊंचा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत की सेना का मनोबल बढ़ा है,
भारत के लोगों का मनोबल बढ़ा है और कांग्रेस के लोग इसको गिराने का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज मोदी जी की बात भारत के लोग तो सुन ही रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उनकी बात सुन रहे हैं। वो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनकी एक्सेप्टेंस है, उनका नेतृत्व हमें प्राप्त है। एक आखिरी सवाल धामी जी, एक बड़ी प्रचलित है ये लाइन उत्तराखंड में कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ये पहाड़ के ही काम नहीं आता है, तो अब आपने वो मिथक तोड़ा जब दोबारा आप सरकार आपने उत्तराखंड में बनाई, तो इस लाइन को अब कब आप झूठ साबित करेंगे? देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी है। पहाड़ का पानी हम रोक रहे हैं लगातार, हमारे यहाँ बांध बन रहे हैं, बड़ी बड़ी जो हाइड्रो परियोजनाएं बन रही हैं, और आज ही हमने अपनी जो हाइड्रो पॉलिसी है जल विद्युत परियोजनाओं पर, उसको हमने आज ही कैबिनेट से कुछ परिवर्तन किए हैं, जिससे कि आने वाले समय में और हमारे यहाँ लोग आए, अपने प्रोजेक्ट लगाएं, निवेश करें और रोजगार को भी बढ़ाएं, अपने उद्योग को भी बढ़ाएं। उसी प्रकार से जवानी को रोकने के लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे आज उद्यानिकी का क्षेत्र हो। आज ही हमने जायका के साथ एक अनुबंध किया है, एक परियोजना हमने प्रारंभ की है हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजनाएं, और हमारे जो स्वरोजगार के अनेकों, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, आजीविका मिशन के तहत चलने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, बिना ऋण के ब्याज देने की भी हमने व्यवस्था की है। तो हम इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं कि जिसमें अब हमारे नौजवान केवल रोजगार मांगने वाले न बने, खोजने वाले न बने, अब वो रोजगार देने वाले बने। तो दोनों रुकेगी, जवानी भी रुकेगी और पानी भी रुकी रहा है। इस दिशा में हम लोगों का प्रयास जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया धामी जी, आपने समय दिया और सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए, और जो आप प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए उसमें मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.